जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट हुई पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। यानी क्या है कारण आर्मी चीफ की सर्विस को 1 महीने एक्सटेंड करने का। टाटा ने भारत के फोर्सेस के लिए बनाई एडवांस बुलेट प्रूफ जैकेट। इंडियन एयरफोर्स इसराइल से खरीद सकती है एक और एडवांस एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल। और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर टीटीपी का बड़ा हमला। ऑलिव ग्रीन गोइंग ग्रीन इनिशिएटिव के तहत एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस को फाइंड करने की दिशा में इंडियन आर्मी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के साथ कोलैबोरेशन किया है। और इस कोलैबोरेशन के तहत इंडियन आर्मी और IOCL संयुक्त रूप से मिलकर हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। और इसी इनिशिएटिव के तहत आज दिल्ली में आर्मी और IOCL के बीच एक MOU साइन किया गया है। और इस MOU को साइन करने के साथ साथ इंडियन आर्मी की सर्विस में पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को इंडक्ट भी किया गया है। इस बस में 37 पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी है और ये हाइड्रोजन फ्यूल के 30 किलोग्राम के फुल टैंक पर 250 से 300 किलोमीटर तक का माइलेज देगी। और चूंकि ये बस हाइड्रोजन फ्यूल पर चल रही है तो ये जीरो इमिशन को भी सुनिश्चित करेगी। और आर्मी का कहना है कि वे इस तरह की इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस की दिशा में लगातार काम करना जारी रखेंगे। बाकी जो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली टेक्नोलॉजी है तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के माध्यम से हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है और एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर इससे केवल वाटर वेपर ही निकलते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। और जबकि इससे पहले 21 मार्च 2023 को नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करने के लिए इंडियन आर्मी ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ एक MOU भी साइन किया था। और इस तरह की इनिशिएटिव के लिए MOU साइन करने वाली इंडियन आर्मी पहली गवर्नमेंट एंटिटी भी बनी थी। और इसका पायलट प्रोजेक्ट जसूल में स्थापित किया गया है जहां पे तैनात ट्रूप्स के लिए 200 किलोवाट के ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड 24/7 क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि भारत सरकार ने इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का जो कार्यकाल है उसे 1 महीने के लिए और एक्सटेंड करने का फैसला लिया है। लेकिन आर्मी चीफ की सर्विस को 1 महीने के लिए एक्सटेंड क्यों किया गया है तो इसके पीछे का जो एग्जैक्ट रीजन है वो ऑफिशियल्स की तरफ से देखने को नहीं मिला है। लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जरूर देखने को मिली हैं। जैसे कि द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इसका असली कारण यह है कि जो भारत सरकार है वो अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति में केवल सीनियरिटी के आधार पर काम नहीं करना चाहती है बल्कि वे और भी कई सारे नामों पर विचार कर रही है। और इनमें एक नाम इंडियन आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का भी है। लेकिन इनके अलावा एक नाम सदर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह का भी सामने आ रहा है। लेकिन आपको क्लियर कर दे कि ऑफिशियली अभी तक इस पर कोई भी कमेंट देखने को नहीं मिला है। बाकी कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि मौजूदा आर्मी चीफ की सर्विस को 1 महीने के लिए एक्सटेंड करने का जो फैसला है तो वो इस बात को भी क्लियरली दिखाता है कि जो भारत सरकार है वो अगले आर्मी चीफ को मेरिट के आधार पर चूज करना चाहती है। बाकी आर्मी चीफ की सर्विस को कुछ महीनों के लिए एक्सटेंड करने वाला जो निर्णय है तो इससे पहले इस तरह का निर्णय जनरल सैम मानेकशॉ के समय भी लिया गया था। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, CAPF, पुलिस फोर्सेस और अन्य सभी फोर्सेस के लिए 2 लाख से अधिक कस्टमाइज बुलेट प्रूफ जैकेट्स को तैयार किया है। और टाटा ने अपने बुलेट प्रूफ जैकेट्स को हर तरह के मिशन में इस्तेमाल करने के हिसाब से डिजाइन किया है। और ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं 360 डिग्री की सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। और इस ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी हाइडआउट को बस्ट किया गया है और यहाँ से भारी मात्रा में आर्म्स, एम्यूनिशंस, इक्विपमेंट और बाकी के वॉर लाइक स्टोर्स रिकवर किए गए। बाकी एक अपडेट यह है कि अभी जो 19 मई को गुजरात ATS ने 4 श्रीलंकन्स को गिरफ्तार किया था जिनका लिंक ISIS के साथ था और वे पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स के डायरेक्शन पर भारत में कुछ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। तो इस घटना पर आज सोमवार को श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत इनके साथ अपने कानून के मुताबिक निपटेगा और श्रीलंका इस बात की जांच करेगा कि क्या वे श्रीलंका में रहते हुए किसी आतंकी कृत्य में भागीदार रहे हैं या किसी समूह को सहायता या बढ़ावा दिया है और हमारे कानून के अनुसार फिर उनसे निपटा जाएगा। रशिया ने भारत के लिए फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले टेक्नोलॉजी का ऑफर पेश किया है जिसमें भारत में ही फ्लोटिंग लो पावर न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना और ऑपरेट करना शामिल है। और इसके अलावा रशिया ने न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पे कॉपरेशन और भारत में कुछ नई साइट्स पर रशियन डिजाइन लैंड बेस्ड न्यूक्लियर पावर यूनिट्स के सीरियल कंस्ट्रक्शन का ऑफर भी पेश किया। हालांकि जो लैंड बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं तो उन पर रशिया और भारत के बीच रूटीन बेसिस पर बातचीत होती रहती है। लेकिन इसके साथ साथ इस बार फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का भी जिक्र करना और उसकी टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वर्तमान समय में रशिया दुनिया में इकलौता देश है जो कि फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करता है।
इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली है जिनके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स इसराइल से डेलाइला लॉयटरिंग म्यूनिशन को खरीद सकती है, जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक है। और जो डेलाइला है ये एक तरह की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, लेकिन ये किसी टिपिकल क्रूज मिसाइल से काफ़ी अलग है। और इस वेपन सिस्टम का एक बहुत ही यूनिक फीचर है कि ये जो मिसाइल है पहले एरिया पर लॉयटर करती है, उस एरिया की सर्विलेंस करती है, जब तक कि इसका रिमोट वेपन सिस्टम ऑफिसर, जो कि आमतौर पर फाइटर एयरक्राफ्ट में होता है, वो हमले के लिए किसी स्पेसिफिक टारगेट को आइडेंटिफाई ना कर ले। बाकी इसमें अलग अलग वैरायटी के वॉरहेड्स को फिट करके इससे लैंड और सी दोनों ही तरह के टारगेट्स को टारगेट किया जा सकता है। कल रविवार से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और टीटीपी के रेबल्स के बीच 3 सेपरेट क्लैशेस की रिपोर्ट सामने आई हैं। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सोमवार को पाकिस्तानी आर्मी ने दावा किया है कि कल रविवार से 3 अलग अलग क्लैशेस में उन्होंने टीटीपी के 23 मिलिटेंट्स को ढेर किया है, जबकि पाकिस्तानी आर्मी के 7 सोल्जर्स भी मारे गए। और जबकि कुछ अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो हमले हुए हैं इसमें टीटीपी के अलावा लश्कर इस्लाम पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं। और जबकि आज सुबह ही आदमखेल में 93A के चेक पोस्ट पर आतंकियों द्वारा काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमला किया गया था। और जबकि कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक इन हमलों में पाकिस्तानी आर्मी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उनकी कैजुअल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा संख्या में हुई है, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान की आर्मी अपनी इन कैजुअल्टीज़ को भी छिपाने में लगी हुई है। और बाकी इसके अलावा हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि हमने अपने डिफेंस इनसाइट चैनल पर बलूचिस्तान को लेकर एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जारी करी है, और ये वीडियो आपको बताएगी कि आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं है और पाकिस्तान किस तरह से बलूचिस्तान को ज़बरदस्ती अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। बाकी इसके अलावा एक अपडेट है इसराइल से, जहां कल हमास ने पहले सेंट्रल इसराइल की तरफ एक बहुत बड़ा हमला किया था, तो अब उसी के जवाब में कल रात को इसराइल ने भी राफा में टारगेट्स को हिट करने के लिए एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करी हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के इन एयर स्ट्राइक्स में हमास के 2 सीनियर कमांडर्स भी मारे गए। और ये जो एयर स्ट्राइक है ये प्रिसाइज इंटेलिजेंस के आधार पर की गई थी। और जबकि आज राफा बॉर्डर क्रॉसिंग के पास इसराइली और इजिप्शियन सोल्जर्स के बीच भी मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई है, और इस मुठभेड़ में 3 इजिप्शियन सोल्जर्स की कैजुअल्टीज़ की भी रिपोर्ट है। बाकी इस मामले पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2022 में लद्दाख में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए हमारे 7 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिनमें सूबेदार शिंदे विजयराव, नायब सूबेदार गुरुदयाल साहू, लांस हवलदार मोहम्मद सैजल, नायक रामानुज कुमार, नायक जादव प्रशांत शिवाजी, नायक संदीप कुमार पाल और लांस नायक बाबा दत्ते शामिल हैं। आज के दिन 1999 में कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2002 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 25 असम राइफल्स के राइफलमैन मदन चंद्र जोशी, राइफलमैन शक्ति सिंह राणा, राइफलमैन संतोष कुमार ए, राइफलमैन उत्तर बनई, राइफलमैन विजय कुमार, राइफलमैन संजय कुमार विश्वास, राइफलमैन संसुवल आलम अहमद, राइफलमैन बालेन चेतिया, राइफलमैन इंद्रजीत दास, राइफलमैन सुरेंद्र कुमार, राइफलमैन गोपाल चंद्र मिज और 1967 में 19 असम राइफल्स के नायब सूबेदार मकरजंग लिंबू वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि ऑपरेशन पवन कब और कहां पर लॉन्च किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।